अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, आज पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का इन कैमरा इजलास स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की सदारत में अभी जारी है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI जनरल फैज़ हमीद ने पार्लिमानी इजलास में वो शरीक हैं, जबकि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, यूसुफ रज़ा गिलानी, शेरी रहमान, रज़ा रब्बानी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल, वज़ीर आला KPK महमूद खान और वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार, शाहिद खाकान अब्बासी, ख्वाजा आसिफ, राना तनवीर, राना सनाउल्लाह, साद रफ़ीक, आज़म नज़ीर तारड़, अमीर हैदर होती, मौलाना असद महमूद, खालिद मकबूल सदीकी, ये सब जो अरकान हैं ये इजलास में शामिल है। इजलास में ब्रीफिंग दी जा रही है, लेकिन अफसोसनाक बात यह है और तनकीद भी बहुत ज़्यादा हो रही है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पर कि अहम कौमी सलामती के मामलात जिन पर आज ब्रीफिंग दी जा रही है उसमें वज़ीर आज़म इमरान खान इजलास में शरीक क्यों नहीं हुए हैं। वफाकी वज़रा में से शेख रशीद, शाह महमूद कुरैशी, परवेज़ खटक, बाबर अवान और दीगर वज़रा ने इस इजलास में वो भी शरीक हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ हमने देखा राजा फ़ारूक हैदर, आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म, उनका ये बयान सामने आया कि वो आज के कौमी सलामती कमेटी के इजलास में शरीक नहीं होंगे। उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान पर इल्ज़ाम आयद किया और कहा कि आज़ाद कश्मीर में तो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है और इसके लिए वज़ीर आज़म इमरान खान का ऑफिस इस्तेमाल हो रहा है। इलेक्शंस हम सब जानते हैं वहाँ पर होने वाले हैं, लेकिन इस बहुत ही सेंसिटिव हालात में जब जो मोदी है वो वहाँ पर हम देख रहे हैं कि कश्मीरियों के साथ क्या सलूक हो रहा है, क्या हाल किया जा रहा है वहाँ पर कश्मीरियों का। ऐसे में अपने मुल्क के प्राइम मिनिस्टर पर जो है ना वो कश्मीर के हवाले से इस तरह के इल्ज़ामात लगाना कि आज़ाद कश्मीर में मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, तो इस तरह के बयानात देने से क्या गुरेज नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ आज होने वाले इजलास में DGISI जनरल फैज़ हमीद ने शुरुका को ब्रीफिंग दी है। इस मीटिंग में मुल्की जो दाखिली मामलात, खारजी मामलात और स्ट्रेटजिक सूरत हाल समेत अफ़गानिस्तान की सूरत हाल, भारत और मकबूजा कश्मीर के जो इश्यूज़ हैं इन पर बात की जा रही है। जब इजलास का वक्फा हुआ, इस पर सहाफ़ियों से बात करते हुए अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने भी इत्मीनान का इजहार किया और कहा कि आर्मी चीफ ने हमारे सवालों के जवाब दिए हैं। नाज़रीन, आज जब अमेरिका अफ़गानिस्तान से जा रहा है, ख़ित्ते के हालात में तब्दीली रूनुमा होने जा रही है, अमेरिका पाकिस्तान से अड्डे मांग रहा है, CPEC भी अमेरिका की आंखों में खटक रहा है, मकबूजा कश्मीर की हालत दिन ब दिन बिगड़ रही है और जम्मू में ड्रोन हमले हो रहे हैं। ऐसे में मुल्की स्ट्रैटेजिक सूरत हाल पर रियासती इदारों की क़यादत समेत तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदगान का मिल बैठना यकीनन खुश आइंद बात है और ये साबित करता है कि मुस्तक़बिल में किसी भी चैलेंज से निपटने के लिए हमारी सियासी और हमारी अस्करी क़यादत सब एक पेज पर है। दूसरी तरफ नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने पार्लियामेंट में इजलास से खिताब करते हुए एक मरतबा फिर अमेरिका को दो टोक अल्फाज में अपने अड्डे देने से इनकार किया। वज़ीर आज़म ने अपोजिशन जमातों को इलेक्शन इस्लाहात पर बात करने की दावत देते हुए कहा कि मैं अपोजिशन को दावत देता हूँ कि आएँ, इंतखाबी इस्लाहात पर हमारे साथ बैठें। उन्होंने क्या कहा, ज़रा सुनिए। मैं आज दावत देना चाहता हूं अपोजिशन को कि इस मुल्क में 1970 के बाद सारे इलेक्शंस कंट्रोवर्शियल हुए और अभी भी बाई इलेक्शन, सेनेट, उसमें भी कंट्रोवर्सी हो गई। हमने बड़ी कोशिश की है ये 2 सालों के अंदर कि हम क्या रिफॉर्म्स कर सकते हैं कि पाकिस्तान में भी इलेक्शंस एक्सेप्ट करे, जो भी हारता है वो एक्सेप्ट करे इलेक्शंस को। हमने रिफॉर्म्स तजवीज़ दिए हैं, अपोजिशन की अभी तक डिबेट नहीं हुई। मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं कि अब टाइम आ गया है कि हम भी इलेक्शन लड़ें और किसी को ये फिक्र ना हो कि जी मुझे कोई धांधली से हरा दिया जाएगा। अब अपोजिशन इमरान खान की इस ऑफर को, इस दावत को बिल्कुल भी संजीदा नहीं ले रहे हैं। अपोजिशन कह रही है कि जो लीडर कौमी सलामती के अहम मामलात पर अपोजिशन के साथ बैठने को तैयार नहीं है, जहां अपोजिशन भी है, हुकूमत खुद है, आर्मी चीफ हैं, DGISI हैं, वहां बैठने को, अहम मामलात डिस्कस अपोजिशन के साथ करने को तैयार नहीं हैं, तो वो इंतखाबी इस्लाहात के मामले पर जो हमें दावत दे रहे हैं ये महज एक ड्रामे के अलावा कुछ नहीं है। इसलिए अपोजिशन जमातों ने मुज़ाकरात की इस दावत को भी मुस्तरद कर दिया है। मैं बात करूंगी सबसे पहले ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सुहेल इकबाल भट्टी से।
अस्सलाम वालेकुम सुहेल, कौमी सलामती का इजलास अभी भी जारी है, क्या इत्तलात हैं? बड़ी तनकीद हो रही है कि अहम मामलात आज डिस्कस हो रहे हैं, ब्रीफिंग दी जा रही है। क्या प्राइम मिनिस्टर्स का आज बाकी जो उन्होंने किसान कन्वेंशन से खिताब किया, क्या वो खिताब करना बहुत ज़रूरी था? क्या कौमी सलामती के मामलात से बढ़कर भी कुछ आज मामलात थे जिनको डिस्कस किया जाना ज़रूरी था? आज बहरहाल जाना चाहिए था प्राइम मिनिस्टर को इतनी अहम ब्रीफिंग में। जी शाजिया, बिल्कुल इसमें कोई दूसरी दो राय नहीं है, उन्हें हर सूरत इसमें शिरकत करनी चाहिए थी, चूँकि माजी के अंदर भी ब्रीफिंग्स हुई मुसल्लह फ़ौज के सरबराहान की तरफ से, लेकिन मौजूदा जो सूरत हाल है और पाकिस्तान को जो संगीन चैलेंजेस का सामना है इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रंट के ऊपर, उस लिहाज से ये एक मुल्की तरीका एक अहम तरीन इजलास था जिसमें पार्लिमानी रहनुमाओं को ब्रीफिंग दी जानी थी, तो यकीनी तौर के ऊपर प्राइम मिनिस्टर को शिरकत करनी चाहिए थी, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हुआ। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने पार्लिमानी इस कमेटी के शुरका को ब्रीफिंग दी, बहुत मुफस्सल अंदाज में 3:05 के ऊपर ये मीटिंग शुरू हुई थी। 80 के लगभग इसमें शुरका मौजूद हैं और वहाँ पर उन्होंने मौजूदा जो सारी सूरत हाल है उसके ऊपर उन्होंने बड़ी तफसील के साथ रोशनी डाली। बिलखुसूस हम अब बात करें DGISI फैज़ हमीद साहब की, तो जब वो DGC थे उससे ऑनवर्ड अब तक 6 साल का कोई तकरीबन उनका अरसा बनता है। मुल्क की सलामती के लिए उनकी बड़ी ग्रां की तरफ खिदमात हैं। वैसे भी कलभूषण यादव का केस हो, उसके आगाज़ से इख्तिताम तक उन्होंने इसको कंक्लूड किया सक्सेसफुली। उसके बाद जो इस वक्त सूरत हाल है, बिलखुसूस जो डू मोर का मुतालबा किया जा रहा था अफगानिस्तान, उसके साथ मकबूजा कश्मीर और हमारी इंटरनल सूरत हाल, इसके ऊपर उन्होंने बहुत मुफस्सल अंदाज में बात की। अहम तरीन एक हमारे ज़राए से बात हुई जो इस ब्रीफिंग में शरीक थे, कुछ उन्होंने इस हवाले से हमें गाइड किया। वो तो मामला ये है कि बताया गया कि अमेरिका की तरफ से जो सबसे बड़ा इस वक्त एक हॉट डिबेट भी है कि पाकिस्तान के फ़ज़ाई अड्डे मांगे जा रहे हैं, तो वहाँ पर ये सवाल भी हुआ क्योंकि मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने गुज़श्ता रोज़ कुछ साबिक सफ़ीरों को बुलाकर उनसे ब्रीफिंग ली ताकि वो बेहतरीन सवालात पूछ सके, रेलिवेंट सवालात पूछ सके। तो उनकी तरफ से काफ़ी मुस्लिम लीग नून की तरफ से सवालात पूछे गए और ये सवाल भी हुआ कि जो एक बात सामने आई कि अमेरिका को अड्डे नहीं देंगे, ये किसका फैसला है? 2 टोक में क्लियर किया गया कि ये रियासत का फैसला है, अमेरिका को अड्डे नहीं दिए जाएंगे। माजी से हमने बहुत कुछ सीखा है, अब जो माजी की स्ट्रेटजी यकीनन इस पर भी बताया जा रहा है कि सवाल कार्बन नहीं हो सकता। इस पर भी बात हुई कि क्या अमेरिका को स्ट्रेट फॉरवर्ड इनकार करने के बाद क्या उसके बाद के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसको भी भुगतने के लिए, बर्दाश्त करने के लिए हम लोग तैयार हैं? जी बिल्कुल, इस कॉन्टेक्स्ट में भी बात हुई और इस लिहाज से पाकिस्तान की पॉलिसी बिल्कुल वाज़ेह है। पाकिस्तान की जो कोशिश है, बिलखुसूस जो पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटजिकल पोजीशन है, उसके तहत पाकिस्तान चाहता है कि साउथ एशिया के अंदर एक पीसफुल इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाए, तमाम ममालिक के साथ एक बेहतर तल्लुकात हों, पुरअमन फिजा हो, ताकि जो अफगानिस्तान की सूरत हाल है अफगानिस्तान को भी एम्पावर किया जाए। यही वजह कि बताया गया शुरा को कि अफगानिस्तान को सीपेक में शमूलियत की दावत दी गई है। पाकिस्तान चाहता है कि अफगानिस्तान के साथ सेंट्रल एशिया के साथ तिजारत करे ताकि अफगानिस्तान के भी हालात अच्छे हों। उसके साथ इंटरनल फॉल्ट लाइन, अभी तो जो अफगानिस्तान की सूरत हाल है, जो खदशात जाहिर किए जा रहे हैं कि अफगानिस्तान की सूरत हाल खाना जंगी की तरफ बढ़ रही है, जाहिर है जिसके कॉन्सिक्वेंसेस डायरेक्टली पाकिस्तान पर आएंगे। अब हमें उतनी सख्त नहीं है कि जो 4 दिहाइयां हमने मुहाजिरीन को संभाल के रखा, मजीद हम मुहाजिरीन को इधर आने की इजाजत नहीं दे सकते। अभी तो क्रिटिकल सिचुएशन तो ये है कि जाहिर है कोई वहां तो कोई सियासी हल निकालने की तो कोशिश नहीं की गई है, खाना जंगी होने के 100% वहां पर इम्कानात है। जिस तेज रफ्तारी से तालिबान पेशकदमी कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो बहरहाल ये खदशात, ये खतरात मौजूद हैं, इतना आसान मामला नहीं है अभी। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, पाकिस्तान इस सूरत हाल के ऊपर कड़ी नजर रखे हुए है। यही वजह है कि अमेरिका को भी इनकार किया गया है। पाकिस्तान चाहता है कि अफगानिस्तान के अंदर देर पा अमन कायम हो, चूंकि पाकिस्तान इससे पहले भी बताया गया कि 70,000 से जायद कीमती जानों का नजराना पेश किया इस सारी जंग के दौरान। 150 अरब डॉलर से जायद पाकिस्तान को नुकसान हुआ। पाकिस्तान मजीद इस नुकसान का मुतहम्मिल नहीं हो सकता और जो इंपॉर्टेंट बात है, जो पाकिस्तान को खतरात दरपेश हैं उनसे निमटने के लिए जरूरी है। शुरा को बताया गया कि जो हमारी इंटरनल फॉल्ट लाइन है, बलोचिस्तान, अंदरूनी सिंध, दोबारा कुछ लोग एक्टिव हो रहे हैं,
इनको हमने हैंडल करना है ताकि जो दुश्मन मुल्क ताकते हैं वो पाकिस्तान को कमज़ोर ना कर सकें। और सीपे के हवाले से दो टोक अंदाज में बताया गया कि पाकिस्तान इस प्रोग्राम के ऊपर कारबंद है और आने वाले चंद दिनों में सीपेक के हवाले से बड़ी खबरें मिलने वाली हैं। लिहाजा ये बात बावर कराई गई है तमाम शुरका को कि कौमी मामलात के ऊपर मुख्तलिफ इख्तलाफ राय होते हैं, पॉलिटिक्स आप करते हैं, लेकिन जो मुल्की मामलात है, मुल्की वसीतर मामलात है, मुल्की सिक्योरिटी से रिलेटेड मामलात हैं, उसके ऊपर सियासत ना की जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल भाई साथ दें। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद ज़ुबैर साहब मुझे टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साहब आपका। ज़ुबैर साहब ने इंतहाई अहम मामलात पर जो आज ब्रीफिंग दी जा रही है, प्राइम मिनिस्टर इस ब्रीफिंग में शरीक नहीं है। 2019 में भी ऐसी एक ब्रीफिंग हुई थी, उसमें भी प्राइम मिनिस्टर शरीक नहीं हुए थे। क्या वजह है? प्राइम मिनिस्टर ऑपोजिशन के साथ बैठना नहीं चाहते हैं? कोई तकब्बुर है, अना का मसला है कि वहाँ ऑपोजिशन के लोग होंगे, ऑपोजिशन के लीडर्स होंगे, हाथ मिलाना पड़ जाएगा? क्या वजह है? आपको नहीं लगता कि शिरकत करनी चाहिए थी प्राइम मिनिस्टर को इतने अहम सेंसिटिव जो मामलात हैं उन पर? जी बिल्कुल शिरकत करनी चाहिए थी, लेकिन आप मेरे से अगर 10 दिन पहले या 1 साल पहले भी तो मैं यही कहता कि वो कभी भी शिरकत नहीं करेंगे। और ये उनकी नेचर का हिस्सा है, उनकी जो भी है वो एक क्या कहना चाहिए, एरोगेंट है या क्या है। इवन जब वो ऑपोजिशन में भी थे तो उस वक्त भी किसी से हाथ मिलाना पसंद नहीं करते थे। दिस इज मैं पर्सनल अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। 2019 अब कोविड की वजह से तो बिल्कुल ही नहीं मिलाएंगे, लेकिन फरवरी 2019 में जब कोविड का नाम भी नहीं सुना था पर इंडिया ने अटैक किया था, आपको याद है। हाँ। और इतना सेंसिटिव मामला था, एक उस वक्त भी बिल्कुल ऐसी सिमिलर ब्रीफिंग थी और उस ब्रीफिंग में जो था ये नई शिरकत की थी, पूरी मिलिट्री लीडरशिप थी, सिविलियन लीडरशिप थी। तो ये तो एक मेरा ख्याल है एक स्टैंडर्ड है जो कि हमारे वजीर आजम जो हैं उनका, तो उनके कोई मुझे तो कोई हैरानी की बात नहीं। शहबाज शरीफ साहब चाहते तो आपको भी इनवाइट कर सकते थे, आपको बुला सकते थे, आपको नहीं बुलाया? नहीं ये तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू। नहीं बुला सकते थे? नहीं वो तो जरूर, लेकिन ये प्योर पता है इन मामलात से तो डिवीजन बड़ी खुलकर सामने आती है कि शायद आप तर्जुमान है नवाज शरीफ के, मरियम नवाज साहिबा के, तो इसलिए एक वो नहीं, लेकिन आप ये देखें जितने भी वहाँ मौजूद हैं का तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के, वो पार्लियामेंट में मौजूद हैं। सो एक तो बिल्कुल क्लियरली मेरा ख्याल है उस हिसाब से ना कोई ऐसी परेशानी की बात है कि जी उन्होंने क्यों नहीं बुलाया। सही। अच्छा, जब ऑपोजिशन के साथ इन मामलात पर बैठने को प्राइम मिनिस्टर तैयार नहीं है तो फिर इंतखाबी इस्लाहात पर जो उन्होंने दावत दी आप लोगों को, ऑपोजिशन को, कि आए बैठे हमारे साथ इंतखाबी इस्लाहात पे बात करें, इस पर मुज़ाकरात करें ताकि मुस्तकबिल में धांधली का शोर ना मचे, तो फिर इस मामले पे कैसे बैठेंगे? आप लोग तैयार हैं उनके साथ बैठने के लिए? ये बड़ा फंडामेंटल है और आप एग्री करेंगे इस बात पर कि कोई भी एक छोटे लेवल पर भी अगर कुछ हो, घर का कुछ झगड़ा हो या एक कोई कंपनी का हो और मुल्क का खास तौर पर हो, और जहां इतनी सेंसिटिविटी हो, जहां इतनी ज्यादा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो और डाइवर्जेंस ऑफ व्यू हो, तो उधर मेरा ख्याल है फंडामेंटल एक रिक्वायरमेंट होती है कि व्हाई नॉट द प्राइम मिनिस्टर। क्या वो अपने आप को इस सब से ऊपर समझते हैं कि जी और स्पीकर हो सकते हैं, फॉरेन मिनिस्टर हो सकते हैं, तमाम दूसरे कायदीन हो सकते हैं, वो क्यों नहीं हो सकते? तो किसी के ऊपर भी, और ये फंडामेंटल चीज है और ये इसको ये हम कोई छोटी चीज नहीं समझते हैं कि जी वो हाथ मिलाना पसंद नहीं करते हैं। ये एक फंडामेंटल चीज है। आप किसी को कहें कि आप दोस्ती कर लें और मैं कहूँ कि मैं हाथ नहीं मिलाऊंगा उससे, तो आगे ही नहीं बात बढ़ेगी, बढ़ ही नहीं सकती। बिल्कुल सही। अगर आपकी एरोगेंस इतनी ज्यादा है तो आप तो बिल्कुल ही वो तो आप उनकी जो मुज़ाकरात की दावत है इसको संजीदा नहीं ले रहे हैं? हम हमेशा कहते हैं कि भाई आज भी इन्होंने जो कहा कि जी वो स्पीकर ने इनवाइट किया था, स्पीकर इनवाइट किया था। स्पीकर अगर इनवाइट कर रहा है तो स्पीकर मतलब प्राइम मिनिस्टर को क्या जानबूझ के नहीं इनवाइट कर रहा? और आप सिर्फ ये जो आज का जो मुज़ाकरात है इसमें इसकी देखे दुरानियां, चीफ एग्जीक्यूटिव है, इनको भी कोई दावत की, किसी की दावत की जरूरत है इमरान खान साहब को? मेरा तो ख्याल है नहीं।
नहीं, और आप देखें ना कि कितने घंटे हो गए और वो इजलास जारी है, इसका मतलब ये है कि बहुत अहम बिल्कुल गुफ्तगू हो रही है। और फिर उसके बाद वो सारी समरी जो होगी, किसने क्या कहा, वो फिर जाहिर है किसी ना किसी वक्त पर तो प्राइम मिनिस्टर को बतानी जरूरी होगी, चाहे वो मिलिट्री लीडरशिप होगी। फिर उसमें व्यूज क्या थे मिलिट्री लीडरशिप, मतलब प्राइम मिनिस्टर को होना चाहिए था, एक पॉलिसी आती मुश्तरका, फिर एलामिया एक मुश्तरका, एक लगता है ना कि कंट्री में एक फैसला साजी होती है। इवन जब मुशर्रफ साहब ने, जब उस वक्त पार्लियामेंट तो नहीं थी, 9/11 जब हुआ है तो उसके बाद उन्होंने मुशावरत की जिसमें उन्होंने वो उनको भी बुलाया है, जो रिलीजियस लीडरशिप थी, जो भी पॉलिटिकल लीडरशिप थी, सबको दावत दी थी सब। लेकिन फैसले अपनी मर्जी के किए थे, फैसले अपनी मर्जी के किए थे, क्योंकि वो जाहिर सी बात है वो तो उस वक्त मिलिट्री लीडरशिप थी। पाकिस्तान में एक मार्शल लॉ का वो था। और वो फैसला एक चीज होती है, मैं आपको ये क्लैरिफाई कर दूं, लोग कहते हैं ये फैसला हाँ में या ना में नहीं होता, फैसला एक होता है और फिर आपने कितनी हद तक जाके सपोर्ट करना है। कि मुशर्रफ साहब ने ये फैसला किया कि जी हमें सपोर्ट करना है अमेरिका को, लेकिन ये कहाँ लिखा था कि जी हमें फौजी अड्डे भी देने, ये कहाँ लिखा था कि ड्रोन यहीं से उड़ेंगे और हमारे लोग। लेकिन अब इमरान खान साहब ने जो एक बड़ा सख्त किस्म का एक अपना स्टांस लिया हुआ है कि हम अब वो गलती, माजी की गलती हम लोग नहीं दोहराएंगे, हमने जो माजी में इतनी कुर्बानियां दे दी, किसी और की जंग का हिस्सा बनकर बिल्कुल खड़े हो गए हैं वो, कि किसी ने फोन कॉल करनी है करे, नहीं करनी ना करे, जब वक्त होगा कर लेगा। इस पर तो आप अप्रिशिएट करते हैं ना कि पहली बार कोई ऐसा लीडर आया जिसने अमेरिका को खुलकर जवाब दिया। प्लीज ऐसी बातें ना करें। क्यों? सबसे बड़ी बात ही बहुत बड़े बड़े वाकयात हुए, ये तो कोई इवेंट ही नहीं है। अच्छा। ये तो कोई इवेंट ही नहीं। देखें, इसको तो आप मुशर्रफ साहब के 9/11 या सोवियत ऑक्यूपेशन के आफ्टर इफेक्ट्स के हवाले से भी नहीं कंपेयर कर सकते। मैं आपको दो इंसिडेंट माजी में हमने दिए अमेरिका के कहने पे। मैं आपको बताता हूँ, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जब ये कहा कि आप न्यूक्लियर प्रोसेस ना शुरू करें न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए, और किसिंजर ने अपनी किताब में लिखा कि हमने उनको वार्न किया कि वी विल मेक एन एग्जांपल आउट ऑफ पाकिस्तान, और वो खड़े रहे। और 1998 में जब इंडिया ने न्यूक्लियर डेटोनेशन किया और पाकिस्तान पर प्रेशर आया कि पाकिस्तान ने करना था, तो पाकिस्तान पर किस किस्म का प्रेशर आया था? अमेरिका की तरफ से आया था। वो तो बहुत बड़ा इशू था। वो नवाज शरीफ खड़े हो गए, बिल्कुल किया, अमेरिका ने सैंक्शंस लगा दिए उसके दिन से। पाकिस्तान हैड टू पे डेली। तो अभी भी कॉन्सिक्वेंसेस आपका क्या मतलब है, नहीं आएंगे? नहीं, बट मैं सिर्फ आपको ये तो पहले तो बात बता रहा हूँ, प्लीज ये इंसिडेंट, ये तो कोई इंसिडेंट है नहीं। अमेरिका जा रहा है अफगानिस्तान से, ये कोई वॉर तो नहीं। अमेरिका अफगानिस्तान से जा रहा है, लेकिन अफगानिस्तान की जो बात की सूरत हाल है उसके डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस पाकिस्तान पर आने हैं ना जुबैर साहब। यार प्लीज अंडरस्टैंड द डिफरेंस। 1979 में वॉर हो गई थी। हाँ। सोवियत यूनियन ने ऑक्युपाई कर लिया था, एक उसके खिलाफ एक जिहाद करना था, वॉर करना। 9/11 में एक वाकया हुआ जिसके खिलाफ यूएन ने सैंक्शन की वॉर, सिर्फ वो तो वो बहुत बड़ी इवेंट से पाकिस्तान ने वॉर में हिस्सा लेना था। यहाँ तो आप कह रहे हैं कि हम स्ट्रेटेजिकली कैसे हैंडल करें। फर्क ये था पाकिस्तान पर 79 में जो हीरो थे बाद में वही दहशतगर्द बन गए। नहीं, लेकिन प्लीज उसमें मैं हमेशा कहता हूँ, एक तो पाकिस्तानी कौम और खास तौर पर इमरान खान ने सारी दुनिया पाकिस्तानी कौम को कंफ्यूज कर दिया। वो जो हीरो थे वो उस वक्त हीरो वाला काम कर रहे थे, जब वो 9/11 से पहले और 9/11 के बाद वो दहशतगर्दी कर रहे थे। आज अगर कोई अच्छा आदमी है तो आप अच्छे आदमी की तरह मिलेंगे ना। अगर कल को वो चोरी डकैती करना शुरू कर देगा तो आप उसको चोर डकैत कहना शुरू कर देंगे। तो इमरान खान के इस बोल्ड स्टेप को आप अप्रिशिएट नहीं करें? आपके नजदीक ये बड़ी नॉर्मल सी बात है, कोई बड़ा काम नहीं किया उन्होंने अमेरिका के आगे खड़े होकर। अभी तो हमें पता ही नहीं कि हमने क्या किया। सिर्फ देखिए अड्डे वाज अ अनयूजुअल स्टेप इवन बाय मुशर्रफ। इंटेलिजेंस गैदरिंग है, क्या पाकिस्तान देगा इंटेलिजेंस? और ये 10 घंटे इजलास ऐसे चल रहा है, ठीक है, कोई इशू ही नहीं है कोई। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग के सीनियर रहनुमा मोहम्मद जुबैर साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन, मुझे ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया फ़ारूक हबीब साहब आपका। फ़ारूक हबीब साहब, आज बाकी के इवेंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने इतने अहम मामलात पर जो आज ब्रीफिंग दी जा रही है,
दोपहर 3 बजे से ये ब्रीफिंग शुरू हुई है, अभी तक जारी है। इसका मतलब बड़े सेंसिटिव, बड़े अहम कौमी सलामती के मामलात हैं। फिर आप देखें अफगानिस्तान की जो सूरत हाल है, वहाँ पर जो खदशात जाहिर किए जा रहे हैं, उसके बाद जो पाकिस्तान पर कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। ज़ाहिर है इन कैमरा ब्रीफिंग हो रही है, ग्राउंड रियलिटीज़ पर जो सब सिचुएशन नज़र आ रही है, ज़ाहिर है फ़ौजी क़यादत जो है उसके बारे में ब्रीफ किया जा रहा है ना। तो प्राइम मिनिस्टर साहब का क्या शरीक होना उसमें ज़रूरी नहीं था? आज किसान कन्वेंशन था और कुछ इवेंट्स थे, वो ज़्यादा ज़रूरी था इन मामलात से? नहीं, देखें, बात यह है कि जितना प्राइम मिनिस्टर साहब इस हवाले से कैटेगोरिकली जो है वो क्लियर हैं, और ये हमारा ही इनिशिएटिव है। हमने तो पहले भी अपोजिशन को ये कहा था कि अफगानिस्तान के ऊपर हम पूरी इनको ब्रीफिंग देंगे, और इसके ऊपर हम चाहते हैं कि पूरी कौमी की आदत जो है वो इकट्ठी होकर एक लाहेअमल बनाए, एक आवाज़ बन के जो है वो चीज़ों को आगे लेके चले। लेकिन जो चीज़ सुन लेना, जी सुन ले ज़रा, जो चीज़ तय हुई थी कि इसके अंदर जो हमारी डिफेंस कमेटी के, खारजा कमेटी के और जो हमारी सिक्योरिटी कमेटी के जो लोग हैं वो इसके अंदर शरीक होंगे, और जो पार्टीज़ के पार्लिमानी लीडर्स हैं या वो जिसको नॉमिनेट करना चाहें वो शरीक वो बात बिल्कुल ठीक है, बाकी सब लोग शरीक हुए। यही सवाल है कि इमरान खान साहब चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, अस्करी क़यादत भी, दावतनामे की जरूरत नहीं थी, वो शरीक क्यों नहीं हुए? सुन लेना, नहीं सुन लें, नहीं, देखें ये मामला नहीं है, सुन लेना ज़रा बात को जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। प्राइम मिनिस्टर साहब को किसी जगह के ऊपर इस मामले के ऊपर जाने के ऊपर जो है वो कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ, ये वो तमाम चीज़ें हैं क्योंकि ये कौमी असम्बली की सलामती कमेटी की मीटिंग बनाई गई है और स्पीकर असद कैसर साहब उसको कोऑर्डिनेट कर रहे थे, और उन्होंने सब लोगों को जो है वो दावत दी और लोग उसके अंदर शरीक हुए। इमरान खान को दावत नहीं दी प्राइम मिनिस्टर को, इसलिए नहीं आए वो। सूरत हाल थी। नहीं, देखें क्या अपोजिशन के लोगों के साथ उनकी बातचीत हुई और किस चीज़ की बुनियाद के ऊपर आमादा हुए वो आने के लिए, क्योंकि आपको याद होना चाहिए कि इससे पहले भी एक ऐसे ही अहम कौमी मामले के ऊपर असद कैसर साहब ने दावत दी थी, तो अपोजिशन ने जो है वो शामिल होने से इनकार कर दिया था, बाइकआउट कर दिया था। तो लिहाजा एक आधे किसी टीवी चैनल के ऊपर अभी असद कैसर साहब का बयान भी कोट हो रहा था, तो उस हवाले से वो बेहतर तौर के ऊपर आपको जो है वो 2019 में भी ऐसी एक मीटिंग हुई थी जिसमें ऑपोजिशन की सब जमातें थी, लीडर्स थे, उसमें भी इमरान खान साहब शामिल नहीं थे। अच्छा मेरी भी सुन लेना, तासुर से यही जाता है कि इमरान खान साहब शायद ऑपोजिशन के साथ मिलकर बैठना नहीं चाहते हैं, तो इसी वजह से जो है ना वो जी आपने मेरे ख्याल में कल वज़ीर आज़म साहब की जो तकरीर है वो यकीनन बड़े गौर से सुनी होगी, हर पाकिस्तानी ने गौर से सुनी। उन्होंने ना सिर्फ जो है अफगानिस्तान के हवाले से जो स्टेट की पॉलिसी बयान है वो दिया, अमेरिका के पाकिस्तान के ऊपर डू मोर के हवाले से जो दबाव है उसके हवाले से उन्होंने बताया कि एब्सोल्युटली नॉट, हम उसके अंदर पार्टनर इन पीस होंगे, पार्टनर इन कॉन्फ्लिक्ट हम नहीं होंगे, किसी जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे, अमन के लिए हम कोशिश करेंगे। और इसी तरह उन्होंने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर खुद अपोजिशन को दावत दी थी। तो लिहाजा कौमी मामलात के ऊपर चाहे वो अपोजिशन हो चाहे कोई भी हो, उसके साथ बैठने के ऊपर वज़ीर आज़म साहब को यही तो आज अपोजिशन कह रही है कि अहम मामलात पे आप हमारे साथ बैठने को तैयार नहीं है। नहीं, ये अपोजिशन नहीं कह रही ना, आप एक मिनट नहीं शाजिया सुन लेना, सुन लें, जो ये कह रहे हैं, और क्या ये सब कह रहे हैं, क्या उसके ऊपर ये PMLN भी कह रही है? जरा आप थोड़ा खुद चेक कर लें। और जी अभी जुबैर साहब मेरे ख्याल में PMLN से ही हैं वो, अगर आपने सुना हो, अभी आप बैठे हुए थे, जुबैर साहब जो बात कर रहे थे वो PMLN से ही मेरा ख्याल है। जी देखें वो मेरे ख्याल में खुद वो ब्रीफिंग में शामिल नहीं है, शायद जो लोग ब्रीफिंग में शामिल हैं वो उनका व्यू शायद और होगा और शहबाज शरीफ साहब का भी कुछ और व्यू होगा। तो कोई खास वजह तो आप बता दें, शेयर कर दें, फिर कोई खास वजह उनकी शिरकत ना करने की? कोई देखें कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करा। जो बात उनकी स्पीकर साहब से हुई है वो स्पीकर साहब के पास है, वो खुद बता देंगे। मैं चूंकि ये हसास मामला है, मैं इस हसास मामले की जो अहमियत है, ने कहा था हम इमरान खान के साथ नहीं बैठेंगे, इमरान खान साहब ने कहा था देखें मैं आपको कैटेगोरिकली मैं आपको, आप जो मर्जी नतीजा अखज़ कर लीजिएगा, इस पर आप स्पीकर साहब से रब्ता कर लीजिएगा, लेकिन मैं आपको ये कैटेगोरिकली बता रहा हूँ कि वज़ीर आज़म साहब को इस मीटिंग में
शिरकत के हवाले से किसी किस्म का भी कोई एतराज़ नहीं था, लेकिन उसके साथ जो एक चीज़ तय हुई थी कि इसके अंदर वो नुमाइंदे शामिल होंगे जिनका ताल्लुक उन कमेटियों से होगा। लेकिन अगर किसी तरफ से अपोजिशन की तरफ से अगर कोई एतराज़ भी था तो उसके ऊपर स्पीकर असद कैसर साहब आपको बेहतर तौर पर बता दें। ठीक है, मतलब कोई अंडरस्टैंडिंग। चूंकि देखें चूंकि ये मामला एक उससे बड़ी नौइयत का है, ठीक है, और सारी क़यादत को एतमाद में लेने से हवाले से है, चाहे वो अस्करी क़यादत हो, चाहे वो हमारी पार्टी की सारी सीनियर लीडरशिप उसके अंदर शरीक है। वो तमाम प्राइम मिनिस्टर के साथ जो रियासत के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं वो उनसे मैंडेट लेकर ही ब्रीफिंग दे रहे हैं और उसी के ऊपर उनकी राय भी शामिल कर रहे हैं। और जो सुन लें, मैं जस्टिफिकेशन तो मैं दे नहीं ना रहा। हम कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो शायद आप लार्जर इंटरेस्ट के लिए जो है वो कर रहे हो, वो भी तमाम चीजें जो है वो अनफोल्ड हो जाएगी। जिस तरह मैंने आपको कहा कि एक चैनल जो है वो, मैं उसका नाम नहीं लेता, वो खुल के उस हवाले से उनका असद कैसर साहब का ही बयान चला रहा था। चूंकि मैं उसको मुसद्दका गैर मुसद्दका नहीं कह सकता, अभी उस पोजीशन में नहीं हूं कि वो बात जो है मुकम्मल हो जाए, लेकिन मैं चाहता हूं कि उसके ऊपर स्पीकर साहब खुद रोशनी डालेंगे तो आपको भी क्लैरिटी हो जाएगी। लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब क्लियर हेडेड हैं, पूरी कौम को, पूरी कौमी क़यादत को, पूरी पार्लिमान को इस हवाले से वो लेकर आगे चलना चाहते हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान की सालमियत, खुद मुख्तारी और खुददारी का मामला है। बहुत बहुत शुक्रिया फ़ारूक हबीब साहब, वज़ीर लिकत बराए इत्तलात, मेरे साथ थे। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। वक्फे के बाद दिफाई तज्ज़ियाकार मारिया सुल्तान साहिबा मुझे ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। दिफाई तज्ज़ियाकार डॉक्टर मारिया सुल्तान साहिबा ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपका। डॉक्टर साहिबा, मौजूदा जो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल है, फिर मकबूजा जम्मू कश्मीर की जो सूरत हाल है, इसको लेकर आज कौमी सलामती का बड़ा इन उमूर पर बहुत अहम एक ब्रीफिंग दी जा रही है, अभी भी इजलास जारी है। अफ़गानिस्तान के तनाजुर में अगर मैं बात करूँ तो ज़ाहिर है हमारा मकसद एक ही है कि अफ़गानिस्तान में पीस हो, वहाँ सिविल हुकूमत हो। अमेरिका अगर 20 सालों के बाद वहाँ से निकल भी रहा है तो खाली हाथ लौट रहा है, कुछ लेकर नहीं जा रहा है, सिवाय इसके कि वहाँ पर खाना जंगी के जो खदशात हैं वो बढ़ गए हैं। तालिबान बहुत ज़्यादा इजला पर उनका कब्जा हो गया है, बड़ी तेज़ी से उनकी पेशकदमी जारी है। सूरत हाल ये है कि काबुल का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसकी जो सिक्योरिटी के फ़राइज़ है वो तुर्की को दे दिए गए हैं। तो अफगान साइड से अगर मैं आपसे ये पूछ पाऊँ कि हमारे लिए क्या चैलेंजेस दरपेश हैं ज़्यादा जिनसे हमें निमटना है, तो क्या जवाब है आपके पास? देखिए, इस वक्त हमें अफगानिस्तान से 2-3 ख़तरात का सामना होगा इस सूरत हाल में। सबसे सर फहरिस्त तो यही होगा कि जो फॉल ऑफ काबुल है उसके बाद जो है अफगानिस्तान के अंदर इंतशार ना फैले और अफगानिस्तान का सियासी मंजरनामा किसी तरीके से एक जो है पॉसिबल एक्सेप्टेबल हुकूमत के तौर पर देखा जाए, क्योंकि बहरहाल पिछले 10 सालों से बैनुल-अक़वामी दुनिया ने भी अफगान हुकूमत के मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स के अंदर जो है ना सिर्फ पैसे डाले बल्कि उनमें बहुत हद तक सपोर्ट करने की कोशिश की है। दूसरा मसला ये कि आप नहीं चाहेंगे कि अफगान नेशनल आर्मी जो है वो बिल्कुल ही डिसबैंड हो जाए, क्योंकि जैसे कि खबरें आ रही हैं उसमें मुख्तलिफ मतलब जगह से आपको ये चीज़ देखने में नज़र आ रही है कि मुख्तलिफ अकात पे और मुख्तलिफ जगहों के ऊपर वो सरेंडर कर रहे हैं तालिबान जंगजुओं के सामने। तो आप नहीं चाहेंगे कि जो टोटल स्ट्रक्चर है वो फॉल बैक कर जाए, क्योंकि जिस तरह की भी रियासत है अफगानिस्तान के अंदर इस वक्त मौजूद, बैनुल-अक़वामी दुनिया के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सियासी तौर के ऊपर उसको मुस्तहकम रखा जाए और उसके लिए ज़रूरी है कि इंट्रा अफगान जो डायलॉग प्रोसेस है, ये सियासी इस्तेहकाम की कोशिशें हैं, अगर अफगान हुकूमत में तालिबान आ भी जाते हैं तो उसको बरकरार रखा जाए और वो चैनल बिल्कुल 100% बंद ना किया जाए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इस वक्त आपका दूसरा खतरा अफगान महाजरीन का है कि अगर ये महाजरीन आएंगे तो इनको आप किधर रखेंगे, और अगर जो है खाना जंगी की सूरत हाल बनती है और अगर ऐसी सूरत हाल बनती है तो आपकी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि या तो जो अफगानिस्तान के अंदर जो सरहद के करीब इलाका है उसको मखसूस किया जाए रेफ्यूजीज कैंप्स के लिए, और अगर पाकिस्तान के अंदर किया जाए तो बैनुल-अक़वामी दुनिया को इसके लिए ज़िम्मेदार खड़ा किया जाए कि बैनुल-अक़वामी दुनिया की जिम्मेदारी है कि उनको जो है महाजरीन के तौर पर देखा जाए, क्योंकि पाकिस्तान में तकरीबन 1 लाख से के तौर पर देखा तो जाए, अगर आ जाते हैं महाजरीन हमारे लिए कितने मसाइल पैदा होंगे, माजी में हम भुगत चुके सब सारी सिचुएशन।
देखें, पिछली दफ़ा जब आए थे तो हमने अपने पूरे दरवाजे खोल दिए, हमने उनको अपने शहरों के अंदर आने दिया, हमने उनको पाकिस्तानी के तौर पे देखा, हमने उनको महाजर के तौर पे नहीं देखा। और यही वजह है कि इस वक्त UNHCR के मुताबिक सिर्फ 3000 रेफ्यूजीज़ जो है पाकिस्तान में आए हैं पिछले मतलब सालाना तौर पर आते हैं, जबकि हकीकत इसके बरक्स है। 1 लाख से ज़ायद अफगान रोज़ाना पाकिस्तान में दाखिल होते हैं, 99% के पास कोई कानूनी दस्तावेज़ नहीं। तो इसलिए इस दफ़ा आपको ये बात बड़ी वाज़ेह तौर पर बैनुल-अक़वामी इदारों के साथ और बैनुल-अक़वामी उन तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ करनी होगी। तीसरा मसला होगा आपके लिए जो इस वक्त अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है TTP से, बलोच दहशतगर्दों से, और इसके साथ मुंसलिक जो खतरात हैं बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी की, जैसे कि ISIS और अलकायदा का, कि अगर इनकी पुष्पनाई की वजह से आपके मुल्क में तीसरी दहशतगर्दी की लहर ना आए। अमेरिका के साथ जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर ने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा है पूरी दुनिया के सामने कि माजी की गलतियां हम नहीं दोहरा सकते हैं, हम अड्डे नहीं देंगे, आज भी इन इशूज़ पर जो है ना वो इजलास में बातचीत जारी है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? और अमेरिका को ज़ाहिर है हम डिसएंगेज तो नहीं कर सकते, बातचीत तो नहीं छोड़ सकते, कैसे उनको एंगेज रखा जाए अमेरिकियों को? देखिए, हमें कुछ ज़रा थोड़ा सी बारीक बीनी से अफ़गानिस्तान को देखना होगा। पहली बात तो ये है कि इस वक्त अफ़गानिस्तान से अमेरिकन अफवाज का इनखला हो रहा है। ये जो अड्डे मांगे जा रहे थे, ये अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट के लिए और अमेरिकन CIA की परवाज़ों के लिए और उनके दहशतगर्दी की मुहिम जई के लिए मांगे जा रहे थे। और इस वक्त पाकिस्तान का ये अड्डे देना मुनासिब इसलिए नहीं था क्योंकि इस वक्त इस खित्ते में हिंदुस्तान के साथ अमेरिका के 60 से ज़ायद माहदे हैं, दफाई नौयत के, इंटेलिजेंस की नौयत के, जिसके अंदर बीका, जिसके अंदर कमकासा, जिसके अंदर STA-1, मुख्तलिफ तरह के जो हैं माहिदे वो कर चुके हैं अमेरिका के साथ, जिसमें इंटेलिजेंस की शराकतदारी है, जिसमें जॉइंट ऑपरेशंस की, जिसमें दोनों ममालिक की जो अफवाज हैं वो एक दूसरे की चीज़ें इस्तेमाल कर सकती हैं। तो इनको ऑपरेशनली आपकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर हम देते तो फिर जाहिर है कि जो आप अंदरूनी जो अफगान जंग है उसके अंदर एक आप जंगी फरीक बन जाते। आपके लिए मुमकिन नहीं है। पहले ही आप अशर रसूख के जो है ताने सुन रहे हैं, अब आप जंगी फरीक बन जाए। पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन का फरीक बनना चाहता है, पाकिस्तान अफगानिस्तान में जंग का फरीक नहीं बनना चाहता। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया दिफाई तज्जिया कार डॉक्टर मारियन साहब मेरे साथ ही। नाज़रीन, ये सितंबर 2014 की बात है जब इमरान खान ने इस्लामाबाद धरने के दौरान अवाम को सिविल नाफरमानी की कॉल देते हुए अपना बिजली का बिल जलाया था और अवाम से भी कहा था कि बिजली का बिल जमा ना कराया जाए। उस वक्त इमरान खान नून लीग की हुकूमत पर तनकीद करते थे और वो नवाज शरीफ से पूछते थे कि बिजली के जो निर्ख हैं ये 80% क्यों बढ़ाए, बिजली चोरी आप कम क्यों नहीं कर रहे हैं। और जब यूसुफ रजा गिलानी 2011 में वज़ीर आज़म थे तो मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट था। 16000 मेगावाट बिजली की खपत के सामने मुल्क में 10000 मेगावाट बिजली उस वक्त पैदा की जा रही थी। आज जब PTI की हुकूमत है तो इस वक्त भी मुल्क में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना मुश्किल किया हुआ है। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 7 से 8000 मेगावाट से ज़ायद है। बिजली की मुल्क भर में जो पैदावार है तकरीबन 17000, जबकि जो डिमांड है ये लगभग 25000 मेगावाट है। कुछ अर्सा पहले वफाकी वज़ीर तवानाई हमाद अज़हर ने यह दावा किया था कि मुल्क में बिजली की पैदावार ज़रूरत से ज़्यादा है, अब बिजली की लोड शेडिंग नहीं होगी। क्या कहा था हमाद अज़हर साहब ने, ज़रा आप खुद ही सुन लीजिए। लोड शेडिंग की वजह कतन ये नहीं है कि कोई कैपेसिटी का इशू है, कैपेसिटी हमारे पास ज़रूरत से ज़्यादा है और पूरा साल रहती है। हज़ारों मेगावाट ऐसे हैं जो हम नहीं इस्तेमाल करते, लेकिन पुराने मुआहदों के बाइस हमें उनकी मुकम्मल रकम जो है वो किराए के तौर पर अदा करनी पड़ती है। मगर तमाम तर हुकूमती दावों के बरक्स मुल्क में बिजली और गैस की जो लोड शेडिंग है ये जारी है। बिजली की लोड शेडिंग से सताए PTI के रुकने असम्बली अपनी ही हुकूमत के जो वज़ीर तवानाई उन पर बरस पड़े। ज़रा सुनिए। मिनिस्टर साहब को मेरे ख्याल में पता नहीं है। मैं इनको बताना चाहता हूं कि इनके जो जितने भी पेस्को के या हेस्को के या क्वेस्को के सारे सर झूठ बोल रहे हैं, इनके साथ को पता होना चाहिए कि बिजली की लोड शेडिंग 12 घंटे नहीं है सर, 24 और 22 घंटे चलती है। ये मर्दान के मिनिस्टर साहब हैं, इनसे भी पूछिएगा, हल्फन इनसे पूछिएगा कि इनके हल्के में भी लोड शेडिंग होती है या नहीं है। ये सर इनसे भी पूछिएगा, कोई एरिया ऐसे नहीं है जहां पे लोड शेडिंग नहीं हो रही हो। नून लीग की रहनुमा मिफ्ता इस्माइल PTI हुकूमत पर तनकीद करते हैं और कहते हैं कि अगर प्लांट्स की जो मुरम्मत है ये 6 महीने पहले कर ली जाती तो आज मुल्क में ना बिजली का बहरान होता, ना गैस की लोड शेडिंग हो रही होती। इसी पे बात करने के लिए मुझे ज्वाइन कर रहे हैं चेयरमैन वापडा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुज़म्मिल हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपका। जनरल साहब, एक अरसे के बाद हम देख रहे हैं बिजली की आंख मचोली फिर से हमें देखने को मिल रही है। कभी रात में अचानक से लाइट चली जाती है, 5 मिनट के लिए फिर आती है, 10 मिनट के लिए चली जाती है। ये मिसमैनेजमेंट के इशू हैं सर, कैपेसिटीज़ के इशू हैं, सालों के बाद एक बार फिर से ये आवाम को अजियत क्यों दी जा रही है? देखिए, मैं शाजिया, ये बिजली की जो इस वक्त किल्लत है या जो लोड शेडिंग है,
इसके कॉन्टेक्स्ट में आपको वाटर अवेलेबिलिटी के हवाले से बताऊंगा, बिकॉज दैट इज़ माय सब्जेक्ट। पाकिस्तान इस वक्त जो एक रियलिटी है उससे वी बिन हिट। हम बात तो करते रहे एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज की, लेकिन बातचीत के अलावा उसको फैक्टर इन बहुत मुल्कों ने अपने सिस्टम्स में नहीं किया और पाकिस्तान में कोई एक्सेप्शन नहीं है। आपको ये सुन के हैरान होगी कि जो पानी की अवेलेबिलिटी है उसके दो पार्ट होते हैं, एक उसकी अवेलेबिलिटी और दूसरा उसकी स्टोरेज, और वो दोनों कैसे लिंक करके आपको ये जिस बिजली की कमी की सूरत हाल की बात करें कैसे इम्पैक्ट करती हैं। पानी के हवाले से आप देखिए कि इस वक्त हमारे पास जो टोटल पानी अवेलेबल है इस साल वो तकरीबन 2.6 मिलियन एकड़ फीट है, और पिछले साल इसी वक्त हमारे पास 7.6 मिलियन एकड़ था। यानी आप देखें कि ऑलमोस्ट 3.5 टाइम मोर था। वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह यह है कि जो नॉर्थ में आपके इलाके हैं जिसमें स्कर्दू है, जिसमें गिलगित और हुंजा है, वहाँ पे जो टेम्परेचर का राइज एंड फॉल है उसका पैटर्न बड़ा सीरियसली इम्पैक्ट हुआ है। पहली बात, अब जब जहाँ पे टेम्परेचर लो होते हैं स्कर्दू में और नॉर्थ में, तो आपकी पानी की अवेलेबिलिटी ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। नॉर्थ से यहाँ तरबेरा तक पानी पहुँचने में आपको 2 to 3 डेज लगते हैं, और आप शायद सुन के ये भी हैरान होंगी कि ये पिछले 3 साल में ये सेकंड टाइम एक फिनोमेना हिट हुआ है कि तरबेला राइस पे जाता है इन द एंड ऑफ द मई एंड जून, और उसके बाद दोबारा फिर डिप लेता है। ये फिनोमेना पिछले 50-60 सालों में नहीं हुआ पानी में, और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट है। दूसरी बात यह है कि जो टोटल कैपेसिटी हमें पानी की चाहिए होती है स्टोरेज के लिए, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी है कि देखिए ये जो टाइम होता है जिसमें तरबेला में बहुत आपको पानी चाहिए, जो खरीफ की जो फसल है उसके लिए इसकी बहुत सख्त रिक्वायरमेंट होती है, सिंध में भी पंजाब में भी। तो इसके लिए आपने फिर स्टोर भी करना होता है रबी की फसल के लिए। तो इस वक्त आपको 3 जो है वो चैलेंजेस हैं। एक चैलेंज ये है, पिछले 3 सालों में नहीं थे, पिछले साल नहीं थे, इसी साल ये सारे चैलेंजेस सामने आए। जी, मेरे ख्याल में आपने मेरे प्यारे सवाल का जवाब नहीं सुना कि आपकी जो टोटल अवेलेबिलिटी है 3 से 3.5 गुना कम है इस दफ़ा। जो टोटल पानी इनफ्लोज आए हैं इस दफ़ा वो 50 से 80,000 क्यूसिक्स कम आए हैं, एंड दैट इज़ प्योरली बिकॉज ऑफ क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट चेंज। तो मैं आपको ये बता रहा था कि आपकी स्टोरेज इस दफ़ा सिर्फ 2.6 मिलियन एकड़ फीट है, और इसी टाइम पे आपके 7.6 थी। तो दैट्स अ मेजर रीजंस कि आपकी तरबेला की प्रोडक्शन इस वक्त भी हमारे पास जो है वो 3000 से ज़्यादा है, एंड एज वी स्पीक हम हाइडल से 5000 जो है वो मेगावाट बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसमें तरबेला भी शामिल है, जिसमें 969 नीलम जेलम भी शामिल है, जिसमें मंगला का 845 टोटल डिमांड हमारी इस वक्त कितनी है? देखें, बात समझने की ज़रूरत है कि इंस्टॉल कैपेसिटी भी आपकी ज़्यादा है, लेकिन इस वक्त जो आज प्रोड्यूस हो रही है पाकिस्तान में तकरीबन 21,000 मेगावाट है, एंड आई थिंक मिनिस्ट्री ऑफ पावर आपको ज़्यादा डाटा भी इस पर देगी। और जो आपकी डिमांड है यू आर फॉलिंग शॉर्ट बाई 2000 to 2500 मेगावाट एज ऑफ टुडे। तो मैं पॉइंट व्हाट आई एम मेकिंग इज कि हमें इस बात की समझ होनी चाहिए थी कि हमने मुल्क में अगर स्टोरेजेस नहीं बनाए पिछले 40-50 साल में, इस वक्त अगर आपके पास स्टोरेजेस सिर्फ मंगला और तरबेला के अलावा दियामिर बादशाह इन प्लेस होता, मोहम्मद आपके पास इन प्लेस होता, कालाबाग आपके पास इन प्लेस होता, अखोड़ी आपके पास इन प्लेस होता। सर यू आर वेरी राइट, ये तस्वीर का एक रुख हम इसको कह सकते हैं, लेकिन जो हमें बताया जाता है, हमाद अजहर साहब जो बताते हैं या जो दूसरे हुकूमती ऑफिशियल्स हमें बताते हैं कि वो कहते हैं कि इसका लोड शेडिंग, इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे पास कैपेसिटी नहीं है, कैपेसिटी ज़रूरत से ज़्यादा और पूरा साल रहती है। मतलब कि हमें तो ये बताया जाता है कि हज़ारों मेगावाट ऐसे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब भी कहते हैं कि हम तो उस बिजली के भी पैसे पे करें जो हमें मिल नहीं रही है। मतलब कि माजी के जो मुआहदे किए हुए हैं वो आज भी हम भुगत रहे हैं। तो मतलब ये कि बिजली हमारे पास है, कैपेसिटी भी है, बिजली बन भी रही है, हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे क्योंकि वो तरसीली निज़ाम हमारे पास नहीं है, हमारे पास सिस्टम ऐसा नहीं है कि वो बिजली की इतनी सख्त को बोझ उठाने की जो सलाहियत है उसको बर्दाश्त कर सके। सर ये डिफरेंट इश्यूज हैं, इनको एड्रेस करने की ज़रूरत है, इनको सॉल्व करने की ज़रूरत है। जो बात आप करें वो मसाइल भी अपनी जगह है, वो भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन रियलिटी ये है जो हमें मिनिस्टर्स भी बताते हैं, हमें प्राइम मिनिस्टर भी बताते हैं।
जी बिल्कुल है, ये बिल्कुल है। आई थिंक मिनिस्ट्री ऑफ पावर या माद साहब या सिक्योरिटी पावर आप उसको सही जवाब दे सकते हैं, बट मैं आपसे इत्तफाक ये करता हूँ कि देखिए हमारे जो निज़ाम में ख़राबी हैं वो 3 फोल्ड्स हैं। एक तो आपने खुद जिक्र कर दिया कि जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स थे IPPs का बड़े लॉपसाइडेड थे। दूसरा ये था कि लॉन्ग टर्म्स में जो आपकी इवैक्यूएशन है पावर की थ्रू NTDC, उसमें डेफिनेटली शॉर्टफॉल्स हैं। तीसरा जो पहलू है वो सबसे ख़तरनाक है, वो ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स, और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो सबसे ख़राबी मैं समझता हूँ, इससे भी मिनिस्ट्री ऑफ पावर परहैप्स आपको सही जवाब दे सकती है कि गवर्नेंस के इश्यूज हैं कि आपकी डिस्को से जो आपकी रिकवरीज हैं वो बहुत कम होती हैं, और जो आपके हैं दे आर मच मोर देन व्हाट आर फैक्टर्ड इन फॉर द टैरिफ। मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ कि सिस्टम में तो बहुत शॉर्टफॉल्स हैं, उनको इम्प्रूव होने की ज़रूरत है। मैं सिर्फ आपको पानी के हवाले से बताने की कोशिश कर रहा था कि सिस्टम्स की शॉर्टफॉल्स के बावजूद अगर हमने अपने स्टोरेजेस टाइम पे बनाए होते तो आज हमारी बहुत बहुत शुक्रिया चेयरमैन वाबडा लेफ्टिनेंट रिटायर्ड मुजम्मिल हुसैन साहब मेरे साथ हैं। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।